न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश जिस जगह को टकटकी बांधे देख रहा है अरसे से कि जो ऐलान देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 के संदर्भ में किया है वो पूरा होगा या नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा, और अगर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, ये सवाल जिस अंचल के संदर्भ में है हम उस अंचल के मुख्यालय में बैठे हैं। किसी समय जब स्कूल में पढ़ाई करते थे तो ये बताया जाता था कि केरल एक राज्य है और उस राज्य से भी बड़ा एक जिला है, उसका नाम बस्तर जिला है। तो जिले के स्तर पर तो बस्तर बहुत छोटा होता चला गया, पर संभागीय मुख्यालय के तौर पर आज भी बस्तर संभाग किसी राज्य से बड़ा है। तो ऐसे बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में हम जिला संवाद के लिए एकत्रित हैं। अमूमन इस श्रृंखला में हम जहां भी बात कर रहे हैं उसमें जिले के स्तर पर बात करते हैं, पर बस्तर की बात केवल जिले से पूरी नहीं होगी, एक पूरे संभाग के स्तर पर बात करने की जरूरत है। इसलिए हमने खास तौर पर इस जिला संवाद की शुरुआत में बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है जो हैं तो भारतीय पुलिस सेवा के, पर ऐसा लगता है कि वो पर्याय हो गए हैं बस्तर पुलिस सेवा के। हमारे साथ में सुंदरराज साहब हैं, आईजी के तौर पर लंबे अरसे से इस अंचल में सेवारत हैं, तमाम चुनौतियों से वो दो चार हो रहे हैं। अभी उनसे बात कर रहा था तो वो बोल रहे थे कि 6 साल इस टर्म में उनके पूरे हो रहे हैं, और वैसे तकरीबन अपनी 22-23 साल की सर्विस में वो 12-13 साल इस बस्तर में पसीना बहा चुके हैं। तो ऐसे सुंदरराज जी हमारे साथ इस सत्र के लिए मौजूद हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सुंदरराज जी की कर्मठता के लिए और इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए। तो एक जिसने दशक इस अंचल में गुजार दिया, और मेरी दाहिनी तरफ जो शख्स है उसने तकरीबन 20 दिन इस अंचल में गुजार दिए। एक सबसे पुराने और एक सबसे नए हैं। मेरी दाहिनी तरफ जो सुदर्शन चेहरा आपको दिखाई दे रहा है ये किसी एमबीए स्टूडेंट का नहीं है, ये चेहरा आकाश शिकारा जी का है, जिन्हें हम जगदलपुर के जिलाधीश, जगदलपुर के कलेक्टर के तौर पर जानते हैं। अभी अभी उन्होंने पदभार संभाला और पदभार संभालने के साथ देश के राष्ट्रपति को भी अपने यहां बुला लिए, देश के गृह मंत्री को भी अपने यहां बुला लिए। तो इतनी प्रभावी शख्सियत आकाश शिकारा हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है। आकाश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आकाश शिकारा जी। तो जिला संवाद के अंतर्गत हमारी कोशिश है जमीनी हालात को जानने, समझने, बूझने, ये जानने की कि 2 साल पहले जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसका संदेश सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किस रूप में ग्रहण किया, और जिन आकांक्षाओं के साथ नई सरकार अस्तित्व में आई थी वो उन आकांक्षाओं को पूरा करने में कहां तक सफल हुई। बस्तर में चुनौतियां ज्यादा जटिल हैं, उन चुनौतियों से रूबरू लगातार सुंदरराज जी हैं। तो सुंदरराज जी शुरुआत यहीं से करते हैं कि 31 मार्च 2026 आपको कितना डराती है? गृह मंत्री जी बोल तो गए, पर जमीनी स्थिति क्या है? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन के एक स्पष्ट संकल्प है मार्च 2026 तक बस्तर इलाका में नक्सल गतिविधि को पूर्ण रूप से समाप्त करना है, इलाका के एक सकारात्मक पहचान देना, एक नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त भारत एक संकल्प है। इसी संकल्प के तहत मजबूती से एक एक कदम हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है, पूरा उम्मीद और विश्वास है ये संकल्प नियत समय पर पूरा होगा। ये पूरा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल तो यहीं से शुरू होता है। भाई ये संकल्प तो हर सरकार जाहिर करती थी। 15 साल रमन सिंह जी रहे, वो भी ये संकल्प जताते थे। चिदम्बरम जी के समेत जाने कितने ही देश में गृह मंत्री रहे, वो भी कहते थे नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। ऐसा कौन सी जादू की छड़ी मिली जिसमें संकल्प के साथ साथ तारीख भी मिल गई आपको, इस तारीख तक निपटाई देंगे? तो पूर्व में सभी का प्रयास जरूर रहा, अपना अपना कार्य योजना के तहत सरकार ने जो दिशा निर्देश दिया और सभी अधिकारी विभाग ने अपना अपना तरीके से इस लक्ष्य को और आगे बढ़ा। लेकिन वर्तमान में जो डेट जो फिक्स हुआ है 31 मार्च 2026 ये गेम चेंजर के रूप में स्थापित हुआ, क्योंकि उसी लक्ष्य की ओर से सभी हमारा ओरिएंटेशन है, हमारा सभी जो
प्रयास है, सभी रिसोर्स है, उसी लक्ष्य को ओरिएंटेड है। इसी कारण से रिजल्ट भी अभी बेहतर देखने के लिए मिल रहा है। वर्ष 2024 और 25 में हमको काफी निर्णायक और उल्लेखनीय बढ़त मिला है। पूर्व में सबका ये विश्वास नहीं रहते थे, मतलब ये मार्च 2026 का जो डेडलाइन है ये पूरा होगा नहीं होगा, लेकिन जो परिणाम जो अपने आप में इसमें जवाब दे रहा है, जो उसको देखकर सबके मन में ये विश्वास आ गई और सभी स्टेक होल्डर्स ने, अकेला पुलिस का नहीं, सभी जो स्थानीय प्रशासन, समाज के वरिष्ठ जन, जनप्रतिनिधिगण, क्षेत्र के नागरिक, सबके मन में ये विश्वास आ गई। और खास बात ये, नक्सल भी इस बात को अभी मानने लगी है। इसी कारण से भी इतना बड़ी संख्या में वो लोग हिंसा छोड़कर समाज के मुख्य धारा में शामिल होने के लिए उनकी टॉप लेवल लीडरशिप से लेकर नीचे लेवल कैडर तक सब आगे समर्पण हो रहा है, पुनर्वास हो रहा है। इसलिए निश्चित रूप से ये लक्ष्य पूरा होने का पूरा संकेत है। अच्छा, एक सवाल है सुंदर साहब, हम रायपुर में रहते हैं, तो रायपुर में यह माना जाता है जिससे नाराज होते हैं ना सरकार में बैठे हुए लोग, वो उसको बस्तर भेज देते हैं। आपसे कौन इतना नाराज रहा जो आपको बस्तर से आने ही नहीं देता? बिल्कुल, हम इसको एक सौभाग्य के रूप में देख रहे हैं। शासन ने विश्वास जताया है और क्षेत्र की जनता का भी, जनप्रतिनिधि का भी, सभी स्टेक होल्डर्स का एक सहयोग रहा, जो इस समस्या का समाधान करने में कहीं न कहीं एक छोटा भूमिका निभाने के लिए एक अवसर मिला। उस बात को लेकर हम काफी संतुष्ट हैं और परिणाम भी आने लग गए। इसी बात को लेकर वो बेहतर खुशी भी है और आने वाला समय में और अच्छा परिणाम आने का पूरा हमने तो सवाल नाराजगी का किया था, आप तो भरोसा बताने लगे। बिल्कुल शासन ने विश्वास किया, भरोसा जताया, तभी इधर भेजे गए। उसका हमको भी बहुत आनंद आया, क्योंकि हम भी एक छोटा भूमिका निभा पाए थे। इस समस्या मतलब काफी लंबा समय से चल रहा है। चलिए, आपके संदर्भ में तो माना कि आपके संदर्भ में भरोसा है, आपकी उपलब्धियां भी बताती हैं, पर टीम के संदर्भ में क्या कहते हैं? बस्तर में जो लोग पदस्थ होते थे उनको इस डायलॉग के साथ भेजा जाता था, रायपुर से हम इसके प्रत्यक्षदर्शी रहे, नाराज हुए, लगता है तुम्हें बस्तर ही भेजना पड़ेगा। अभी जो लोग आ रहे हैं वो सजा के तहत आ रहे हैं या जो सबसे अच्छे अधिकारी हैं उनको बस्तर भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है? क्या अनुभव है आपका? निसंदेह अभी जो टीम है, जो बस्तर में पुलिस का, प्रशासन का, सभी वर्ग का, जो डिपार्टमेंट का जो टीम है, काफी एक बेहतरीन टीम है। टीम बस्तर के रूप में हम इसको जानते पहचानते हैं और सभी युवा अधिकारी, यदि कलेक्टर के रूप में हो या पुलिस अधीक्षक के रूप में हो, और अधीनस्थ भी, जितना भी हमारा स्टाफ आ रहा है, अधिकारी आ रहा है, सभी लोग बहुत मन से, बहुत इच्छा से आ रहा है और अपना योगदान भी दे रहा है। तभी ये परिणाम भी हमको देखने के लिए मिल रहा है। निश्चित रूप से पुराना समय में होगा या ऐसा एक धारणा रहा होगा जो बस्तर क्षेत्र में, मतलब इस कारण से भेजे जाते, कोई पनिशमेंट के कारण से भेजे जाता है, ऐसा करके लोग को मानना लगा होगा। लेकिन अभी वर्तमान की परिस्थिति में ऐसा बिल्कुल कोई बात नहीं है। सभी लोग अपना मर्जी से, और लोग बोलकर आ रहे हैं हमको बस्तर जाना, अपना सेवा देना करके। निश्चित रूप से एक अच्छा टीम अभी हम लोग के पास है। ऐसा क्या बस्तर में जिसके कारण से लोग लालायित हो गए अचानक बस्तर आने के लिए? क्योंकि अभी ये किसी को भी एक समस्या को समाधान करने का, एक योगदान देने के लिए एक अवसर मिलते हैं। सभी लोग चाहते हैं, मतलब ठीक है, हम भी अपना एक भूमिका निभाए। और अभी जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक परिवर्तन की एक यात्रा चल रहा है, उसमें सबका एक छोटा मोटा भागीदारी हो सकता है। उसी उद्देश्य से भी कई लोग आ रहे हैं और काफी अच्छा उनका भी भूमिका रहा, तभी एक सकारात्मक परिस्थिति हमको देखने के लिए मिल रहा है। चलिए, थोड़ा बातचीत का विषय और दिशा दोनों बदलते हैं। आकाश शिकारा जी हमारे साथ हैं, कलेक्टर हैं बस्तर के। आकाश जी, आप तो इस अनुभव से स्वयं भी गुजरते हैं कि पहले तो लोग इसी में ही दहशत मान लेते कि आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं। एक छवि ऐसी रही नक्सली आतंक के चलते कि रायपुर में उतरने के साथ ही लोग बंदूकें लिए हुए मिलेंगे। अब ऐसे छत्तीसगढ़ में जब आपके बस्तर कलेक्टर होने का आदेश आया तो घर से डर का फोन कितने आए, कितनी शुभकामनाएं आई, कितने आपको गंडे ताबीज भेजे गए, थोड़ा बताएंगे? लोग कितनी दहशत में आपके परिवार के? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहर जो परसेप्शन है छत्तीसगढ़ का, वो विशेषकर काफी समय पहले तक केवल नक्सल से रिलेटेड था, लेकिन अभी वर्तमान में जो चेंज हो रहा है, जिस प्रकार से हमारे सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, उससे परसेप्शन बहुत चेंज हुआ है। और क्योंकि मैं इससे 1 साल पहले सीओ जिला पंचायत दंतेवाड़ा में पोस्टेड रहा था, तो एटलीस्ट मेरी जो इमीडिएट फैमिली थी,
उनको तो ये पता था कि हाँ सेफ जगह है। जब दंतेवाड़ा, क्योंकि उस टाइम पे और चैलेंजिंग था, वहां वो पोस्ट हो चुके हैं, तो बस्तर इतना नहीं होगा। तो निश्चय ही मेरे जो क्लोज, मतलब जो इमीडिएट फैमिली है वो तो सब निश्चिंत थे, बट हाँ जो एक्सटेंडेड फैमिली थे उनको थोड़ा सा लगा था। तो एक दो जैसे जो बाकी रिलेटिव्स उनके आए थे, तो उनको भी समझा दिया गया कि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही प्रेस्टिजियस और बहुत ही एक ऐसे समय पे किया जा रहा है कि जब बहुत बड़ा बदलाव पूरा छत्तीसगढ़, पूरा बस्तर विटनेस कर रहा है, तो एक बहुत ही सकारात्मक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और काम करने का भी बहुत एक अच्छा अवसर मिल रहा है। तो आप जब यहां पर आए तो क्या समझ में आया आपको? नेता ज्यादा परेशान कर रहे हैं या व्यापारी ज्यादा परेशान कर रहे हैं? नहीं, अभी तक मेरा जितना अभी 20-25 दिन के आसपास का अनुभव रहा है और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। सभी लोगों ने इतने अच्छे से, अभी जैसे राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम और यूनियन होम मिनिस्टर जी का कार्यक्रम हमने इवेंट को हमने ऑर्गेनाइज करा, उनके विजिट को हमने ऑर्गेनाइज करा, तो बहुत ही लोगों के अच्छे इनपुट्स आए। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने बताया कि साहब हम जैसे उनका भोजन करा रहे हैं तो क्या हम लोकल डिशेज इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो डेकोरेशन कर रहे हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों ने कोंडा गांव से हमारे पास आर्टिस्ट बुलाया ताकि हम जो ट्रेडिशनल तरीके से गेट बना सकते हैं वो गेट बनाए। कहाँ पर क्या हमारे जो सभी जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और हमारे जो बाकी, जैसे आपने बताया कि व्यापारी संघ है, उन लोगों के द्वारा भी बीच बीच में आके बताया गया कि किस प्रकार से लगातार समाज के उत्थान के लिए वो लोग काम करते रहते हैं। तो एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब और बहुत ही पॉजिटिव नोट पे शुरुआत हुई है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे भी हम लगातार इस सपोर्ट के साथ में लोगों की अच्छाई के लिए काम लेकिन बस्तर के संदर्भ में सुंदरराज साहब भी इत्तेफाक रखेंगे, हमेशा ये कहा गया कि ये कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई समस्या नहीं है, वर्ग विभेद के स्तर पर एक बड़ी दिक्कत है, लोगों की जन आकांक्षाओं का पूरा न होना एक बड़ा कारण रहा है। अब जब बस्तर में बदलाव की बात हो रही है तो प्रशासन की दृष्टि से क्या चुनौती आप महसूस कर रहे हैं इस अंचल में? देखिए, जैसे अभी सिचुएशन बदल रहा है तो हमारे पास एक चैलेंज भी है और एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जितना फोकस राज्य शासन का और केंद्र शासन का बस्तर पे है, उसी अनुरूप उन जो प्रायोरिटीज हमारे यहाँ दी जा रही हैं उसके अनुरूप हम डिलीवर करके दिखाएं। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर फेज 4 में बैच 1 में हमें 87 रोड 236 किलोमीटर की सैंक्शन हुई है। फेज 2 के अंदर हमारा 292 किलोमीटर का प्रस्ताव और नियर सैंक्शन की स्टेज पर है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे उच्च स्तरीय 14 पुल सैंक्शन हो गए हैं। हमारे यहाँ 88 BSNL के टावर लग रहे हैं। हमारे यहाँ जो रावघाट परियोजना है उसके अभी लैंड एक्विजिशन का जो काम है वो काफी फाइनल स्टेज पर है। रीजनल कनेक्टिविटी के लिए भी हमारा अभी 26 मार्च से जो समर शेड्यूल है उसके अंदर रायपुर हैदराबाद जगदलपुर वाली जो कनेक्टिविटी है वो दोबारा प्रारंभ हो रही है। तो क्योंकि राज्य शासन और केंद्र शासन की इतनी प्रायोरिटी पर है, तो इन सारे जो हमें ये सौगात मिल रही है, इन सभी सौगातों को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करके उनको एग्जीक्यूट करना एक चैलेंज है। साथ ही साथ पहले जिन कारणों के कारण सर्विस डिलीवरी में दिक्कत आ रही थी, अभी जैसे शासन के द्वारा संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वहां पर 100% हमारे नागरिकों को लाभ मिले। तो पहले नेटवर्क के कारण या एक्सेसिबिलिटी के कारण जो हमारे नागरिक हितग्राही छूट जा रहे थे, उनके लिए भी अब क्योंकि सारे चैलेंजेस हमारे पास लगभग खत्म हो रहे हैं, तो उनको एक जो हमारा 2047 का विकसित राष्ट्र का संकल्प है उसको पूरा करने के लिए, उन सबको एम्पावर करने के लिए हमें काम करना एक चैलेंज रहेगा। नहीं, ये तो अच्छी बात हो गई, असल बात थोड़ी बताओ ना। और जिलों में एक आधा नेता वेता होता है, यहां तो हर व्यक्ति अपने आप में सरकार है, कुछ सामने बैठे हैं, कुछ थोड़ी देर में आएंगे। इतने हैवीवेट लोगों के बीच में काम करने की कितनी गुंजाइश महसूस कर रही है शिकारा साहब? मेरा अभी तक का जो अनुभव रहा है बहुत ही पॉजिटिव रहा है, और मैंने देखा है कि यहाँ पर सब लोग हर तरह के आगे बढ़ के सपोर्ट करते हैं। और अगर कुछ ऐसा, क्योंकि अभी तक तो मेरे से कोई ऐसा, मेरे सामने संज्ञान में कोई ऐसी चीज नहीं बोली गई है, जिन्होंने जो भी रिक्वेस्ट करी है वो एज पर रूल्स थे और उनको हमने तत्परता से पूरा करने के लिए पूरा प्रयास भी किया है। अगर एज पर रूल्स थे तो डीएमएफ आपको कितना लुभा रहा है? आजकल बस्तर की पिछले कुछ सालों से चर्चा रही है, तो बाकी विषय में बाद में होती है, डीएमएफ के संदर्भ में ज्यादा होती है। जगदलपुर के डीएमएफ की क्या स्थिति है आकाश भाई? अभी जो जनवरी 2024 के बाद में नियम बदले हैं, तो क्योंकि हमारा जिला एसआरई क्षेत्र से बाहर हो गया है, तो एससी और डीएमएफ में अभी कुछ रूल में बदलाव हुआ है जी। तो जगदलपुर और बस्तर और कोंडा गांव को अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन होता था दंतेवाड़ा से, वो अभी कुछ देर के लिए रुक गया है, और उस पर शासन प्रयास कर रहा है कि केंद्र सरकार से मिलकर हमें कुछ वो क्लैरिटी आ पाए, बट फिलहाल में ऐसा कोई समस्या हमारे पास में। तो डीएमएफ के न रहने से यहाँ के नेताओं में कितनी निराशा है, यहाँ के व्यापारियों में कितनी निराशा है, इसका कुछ अनुभव हुआ 20-25 दिन में आपको?
देखिए, ये बात सही है कि अगर अपने पास में कोई अनटाइड फंड रहे तो जो जनप्रतिनिधियों की मांग रहती है वो तत्परता से सैंक्शन करने में हेल्प रहता है, और उससे बहुत सारी जो लोकल समस्याएं जिन्हें हमें अदरवाइज स्टेट पे भेज के परस्यू करना पड़ता है वो थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो जनप्रतिनिधियों का भी वही डिमांड रहती है कि छोटी छोटी समस्याओं के लिए, छोटी छोटी मांगों के लिए हमें बार बार राज्य शासन में प्रस्ताव ना भेजना पड़े, तो उनसे हेल्प जरूर होता है। बट अभी तक इन्हीं ने ऐसा कोई इसमें गंभीर अपना खेद व्यक्त नहीं किया। अच्छा, मैं सुंदरराज साहब के पास आऊं उससे पहले एक विषय पे जानना चाहता हूं। कभी समस्या रहती थी नक्सली, लोग कह रहे हैं कि नक्सली खत्म हो रहे हैं, पर नक्सली खत्म हो रहे हैं पुलिस वालों के कारण, वर्दीधारियों के कारण। पर पुलिसिया आतंक की भी बड़ी आशंकाएं रहती हैं। यहां तो चप्पे चप्पे पर पुलिस है। इसके संदर्भ में बतौर कलेक्टर चैलेंज को किस तरीके से देखते हैं? इतनी बड़ी संख्या में फोर्स की मौजूदगी आने वाले समय में खुद एक समस्या तो नहीं हो जाएगी? इस तरफ कोई ध्यान जाता है आप लोगों का? जी, मेरे को नहीं लगता कि हमारे जो पुलिस है, क्योंकि जैसे वर्तमान हमारे हालात थे, हमें पुलिस बल की आवश्यकता भी थी, और आगे भी हमारे पास में पुलिस का जो रोल है बहुत ही डायनेमिकली इवॉल्व हो रहा है। हम जब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की बात करते हैं उसमें लोगों को इन्वॉल्व करना, ट्रैफिक सेफ्टी में लोगों को अवेयर करना, और बाकी सारी जनभागीदारी से बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन और लोगों की सेफ्टी के लिए काम करने में हमारे पास बल की अधिकता मुझे नहीं लगता कि किसी भी रूप में एक चैलेंज रहेगा। आप रोड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, जगदलपुर में तो एक पार्किंग तक की व्यवस्था नहीं मिलती, सभी लोग ट्रैफिक की समस्या से ही परेशान रहते हैं। तो इतनी पुलिस फोर्स के बाद जब ट्रैफिक नहीं संभला तो ट्रैफिक के संदर्भ में आप इस पुलिस फोर्स का क्या करेंगे? जी, जो ट्रैफिक की समस्या है उसके निराकरण के लिए, जैसे हमने रोड सेफ्टी में भी बोला था कि 3 ईज रहते हैं इंपॉर्टेंट। एनफोर्समेंट रहता है जिसमें हमारा चालान करना और वो दूसरा एस्पेक्ट आते हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इंजीनियरिंग और एजुकेशन भी रहता है। इंजीनियरिंग के अंदर जहां पे रोडों का चौड़ीकरण, डिवाइडर की आवश्यकता, जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, लाइटिंग की व्यवस्था, रिफ्लेक्टर लगाना, बहुत सारे वो एस्पेक्ट्स भी रहते हैं। तो हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा कि हमारे शहर का, जब हम गीदम से आते हैं तो हमारे पास में अडावाल ज्वाइनिंग का एक बाईपास है। एक बाईपास का और प्लानिंग किया जा रहा है जो हमारा घाट लोरेंगा नाका से होते हुए डिमरापाल में हमें कनेक्ट होगा, तो उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 3 हमारे नाके हैं वहां पे भी रेलवे ओवरब्रिज का प्लान चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स पे और इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट पे काम किया जा रहा है जिनसे ट्रैफिक की समस्या पे बहुत राहत मिलेगा। साथ ही साथ एजुकेशन और अवेयरनेस की बात करें तो अभी हमने जो 1 माह का सड़क सुरक्षा माह मनाया गया, तो उसके माध्यम से भी हमने जो अलग अलग हमारे स्टेक होल्डर से, हमारा ऑटो चालक संघ था, हमारा ट्रैक्टर संघ था, उन सबको भी अवेयर किया कि कैसे वो रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक होकर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें कमी लाने में हेल्प कर सकते हैं। यहां पर एक और संघ है, उसका नाम है बस्तर परिवहन संघ। कुछ परिचय आपका हुआ? कई लोगों को वो समस्या लगता है, कुछ को वो समाधान लगता है। आकाश शेखारा जी का कुछ अनुभव आया? अभी तक तो मेरे से मतलब ऐसा कोई इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हुआ है जी। और जो स्टार्टिंग में एक बार आए थे तो उनका ट्रांसपोर्ट नगर का मांग था, उस पर भी हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम अच्छा कर सकते हैं। ये आपको नहीं लगता है कि ट्रांसपोर्ट नगर जैसी जरूरत को लंबे समय से यहां नजरअंदाज किया जा रहा है? नहीं, उसके लिए शासन पूरी तरह से मतलब संवेदनशील है और उसके लिए हमने जमीन का चिन्हांकन भी कर लिया है और हम लगातार राज्य शासन से टच में है कि कुछ वहां से सैंक्शन कराकर हम लोग जो 2 स्थल हमने चिन्हांकित कर रहे हैं वहां पर हम ट्रांसपोर्ट नगर के लिए व्यवस्था कर पाए। मैं सुंदर साहब वापस आपके पास आता हूं। जी, फोर्स का करेंगे क्या? अभी तो काम था, आप बता रहे काम सबका तमाम कर दे रहे हैं, उसके बाद फोर्स का करेंगे क्या? तो फोर्स का या पुलिस जिसको अपन नॉर्मली फोर्स की भाषा में एड्रेस करते हैं, उसकी आवश्यकता पूर्व में भी रहा, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन उसका भूमिका अलग अलग हो सकता है। जैसे ये नक्सल समस्या का समाधान होने के बाद बाकी जो बेसिक पुलिसिंग है और इलाका में और भी जैसा अन्य जितना भी जो कम्युनिटी रिलेटेड आउटरीच प्रोग्राम्स है और भी कानून व्यवस्था का और मजबूत करना, इन सब काम के लिए मतलब फोर्सेस को हम रीओरिएंट करेगा, उनको रिट्रेन करेगा। पहले जैसा मध्य प्रदेश के समय तब छत्तीसगढ़ राज्य अलग हुआ है, उस समय फोर्सेस का जंगल वॉरफेयर में उनका इतना ट्रेनिंग नहीं थी, उतना ओरिएंटेशन नहीं थे। धीरे धीरे फिर उनका ट्रेनिंग दी गई, नया रिक्रूटमेंट की गई थे। वर्तमान के परिस्थिति को उनको उपयोग की जा रही है। जैसा आने वाला समय उसका भूमिका बदलेगा, उसके लिए इनको रीओरिएंट करेगा, रिट्रेन करेगा और उसी हिसाब से उसका इस्तेमाल की जाएगी। फोर्स का आवश्यकता समाज में कभी खत्म नहीं होते हैं। पुलिस तब तक समाज रहेगा, तब तक पुलिस का किसी न किसी भूमिका में उनका आवश्यकता पुलिस की जरूरत तो रहेगी, पर पुलिस को जरूरत से ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भाई चुनौती थी इसलिए इतनी ज्यादा फोर्स थी, पर अब आप बता रहे हैं चुनौती विहीन होने जा रहे हैं आप। अभी वर्तमान में जैसा
बेसिक पुलिसिंग के अलावा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए स्पेशलिस्ट टीम्स है, जिसमें डीआरजी है, एसटीएफ है, कोबरा और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी प्रकार का फोर्स अपने पास अवेलेबल है। बाद में जैसा जैसा परिस्थिति बनेगा उसी हिसाब से जो लोकल बेसिक पुलिसिंग के लिए जो स्थानीय पुलिस का और नया रिक्रूटमेंट होना या जहाँ नया थाना चौकी सैंक्शन होना, ये सब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। उसी में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर इसमें होगा। जो अभी परिवर्तन के फेस है, अभी जैसे मार्च 2026 के बाद फिर जैसा जैसा आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन होगा उसी हिसाब से हम अपना फोर्स को उसी हिसाब से इसको रीअडेप्ट करेगा और इस्तेमाल भी वैसे ही होगा। लेकिन फोर्स का कभी उपयोगिता कम खत्म होगा ऐसा कोई मान नहीं सकता है। अच्छा, एक जटिलता के संदर्भ में आपका ध्यान है, आपने दबाव बहुत बना रखा है फील्ड पे और संदेश भी दे रखा है, या तो सरेंडर करो या गोली खाने के लिए तैयार रहो। सरेंडर लोग बहुत कर रहे हैं, पर जो आज सरेंडर कर रहे हैं उनका वाकई हृदय बदला है या आपके भय ने अभी बंदूक को रखवा दिया है? इसके संदर्भ में आने वाले समय के लिए क्या तैयारी है आपकी? जैसे नक्सल समस्या का समाधान की दृष्टिकोण में हम सिर्फ एक ऑपरेशनल जो फ्रंट में काम नहीं कर रहा है, अलग अलग फ्रंट में अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रहा है। उसमें एक महत्वपूर्ण वर्टिकल ये भी है जो हिंसा त्याग करके मुख्यधारा में आना चाह रहे थे। शासन की एक स्पष्ट पॉलिसी भी है इसमें, जो पुनर्वास पॉलिसी है, जो आना चाह रहे थे उनका स्वागत की जाती है। और सिर्फ सरकार का निर्णय के साथ साथ समाज भी इसको स्वीकार कर रहा है। हाल फिलहाल में आप देखा होगा जो अक्टूबर 2025 के बाद जितना भी बड़ी बड़ी जो सरेंडर्स हुआ उसमें समाज के वरिष्ठ लोग भी आते हैं, उसको सरेंडर कैडर्स को समाज में पुनः रीइंटीग्रेट करने के लिए उनको स्वीकार किया जा रहा है और उनका एक सही दिशा और सही मार्ग दिया जा रहा है। और निश्चित रूप से शासन के इस प्रयास के कारण से और समाज के सहयोग से जो कैडर्स अभी हिंसा छोड़कर आ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले समय में और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में क्षेत्र के विकास के लिए, शांति के लिए और प्रगति के लिए अपना योगदान देगा, हमें पूरा विश्वास है। नहीं, आपका विश्वास तो ठीक है, पर अनुभव तो कुछ दूसरे भी सामने आ रहे हैं ना। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, आपकी निगाह से गुजरा होगा, जिस हेडमा को खलनायक के तौर पर देखा गया, कुछ लोग उसे नायक के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे। सुंदरराज जी अनभिज्ञ हैं क्या उन कोशिशों से? देखिए, जैसे बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, विकास के लिए कई हमारा जवान का शहादत हुई, कई क्षेत्र के जो नागरिक का भी सर्वोच्चतम बलिदान हुआ। हम सब उस शहादत को और उनके बलिदान को नमन करते और क्षेत्र की जनता भी यही मानते, उनका भी दिल की बात यही है। लेकिन कुछ ऐसा लोग हो सकता है, ये समूह हो सकता है जो इस प्रकार हिंसा के जो साथ देने वाले व्यक्तियों को अपना एक हीरो के रूप में प्रेजेंट करने के लिए या प्रोजेक्ट करने के लिए उनका कोशिश एक असफल कोशिश के रूप में उसके देखते हैं। क्योंकि समाज भी इसको खंडन किया और कानूनी तौर पर हम भी इस पर आगे कार्रवाई के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन वो तो सिर्फ एक बहुत गिने चुने व्यक्ति हो गए या समूह होगा, लेकिन उसकी मंशा कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि सब क्षेत्र की जनता जानते हैं जो नक्सलवाद के कारण से कितना निर्दोष आदिवासी महिला, बच्चे, बुजुर्ग सबका जान चली गई है। क्षेत्र की जनता का जान माल का नुकसान हुआ, इलाका में विकास कार्य का गति रुक गई है और इलाका के पहचान ही नकारात्मक रूप से हो गए थे। ये सब विषय को क्षेत्र की जनता, खासतौर पर युवा बेहतरीन जानते हैं। लेकिन इस प्रकार का जो कोई वीडियो में, रील्स में कभी कभी कुछ क्यूरियोसिटी के कारण से भी इसका अंदर क्या कंटेंट है उसके देखने के लिए भी कई लोग उसको देखते, उसको फॉलो करते। लेकिन उससे निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई क्षेत्र की जनता। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है सुंदरा साहब, आपका दबाव बहुत है, फोर्स का दबाव बहुत है। तय बात है, या तो जान बचाओ या जान गंवाओ। कुछ लोग जिनका इस विचारधारा से मन ना बदला हो, पर तात्कालिक रूप से जान बचाने की खातिर आपके सामने हथियार डाल दिए हों, तो आप कोई मैकेनिज्म ऐसा रख रहे हैं कि हाँ, हम जमीन पर निगाह रखेंगे, लोग खेल ना कर दें, लोग शरारत ना कर दें। यह माना जाता है कि आदिवासी बड़े भोले वाले होते हैं, ये लोग जाकर उनके बीच में कहीं दूसरा वातावरण ना बनाए। इस तरफ आपका कोई ध्यान है? इस संदर्भ में कोई अनुभव है? जैसे अंग्रेजी में अक्सर बोले जाते हैं, कभी भी हम गार्ड डाउन नहीं कर सकते हैं। भले अभी परिस्थिति काफी सकारात्मक रूप से बदल रहा है, लेकिन पुलिस का और अन्य जितना भी इस संबंधित जो विभाग है उनका काम रहेगा इसमें पूरा निगरानी रखना है। कभी भी हमारा अलर्टनेस उसमें कम नहीं रखेगा। जो भी एक लोकतंत्र व्यवस्था के तहत अपना विचार को प्रकट करना चाहते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के तहत सबके लिए अधिकार है। लेकिन यदि कोई सीमा पार करेगा, एक कानूनी तौर
पार करके कोई गैर कानूनी तरीके से अपना बात को रखने के लिए चाहेगा या कोई हिंसात्मक गतिविधि को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से यदि समर्थन या सहयोग कर रहा है, फिर कानून अपना काम करेगा। लेकिन हमें पूरा विश्वास है जो कैडर्स हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हुआ, उनका भी इस प्रकार के किसी कोई आगे विचार नहीं हो सकता। और साथ साथ जो क्षेत्र की जनता या युवा है वो भी इस टाइप की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि बस्तर काफी झेल चुकी है। हिंसा को देख लिया, कई लोगों की जान चलेगी, इस परिस्थिति को देख लिया। इससे पुनः कोई हिंसात्मक रास्ता का कोई सहयोग या समर्थन नहीं मिलेगा, हम पूरा विश्वास है। तो सुंदरराज जी, भरोसे के साथ में मैं आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास आता हूं। आकाश जी, एक लंबे समय तक ये इलाका नक्सल प्रभावित रहा और यह माना गया कि विकास कार्यों से अछूता रहा। अब नक्सली नहीं रहे तो विकास की रफ्तार तेज हो, इसके लिए सतही तौर पर काम चलेगा या विशेष कार्य योजना की संदर्भ में कोई संकेत, निर्देश, दिशा आपके पास आई है? जैसा कि आपने बताया कि एक कारण जो उस टाइम पे नक्सलिज्म का था कि वहां पर डेवलपमेंट एस्पेक्ट थोड़ा कम था, और अभी क्योंकि विशेष ध्यान हमको मिल रहा है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का, तो बहुत सारे, जैसे मैंने आपको गिनाया कि रोड के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। लगभग 550 किलोमीटर के आसपास के रोड तो हमारे जिले के अंदर ही अभी सैंक्शन 236 किलोमीटर हो गया, 292 किलोमीटर और होने वाले हैं। इसका मतलब पुल पुलिया आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन भी हो रहा है, साथ ही साथ जो सारे सर्विस डिलीवरी वाले एस्पेक्ट है। जैसे अभी हम लोग जो नक्सलियों का एक जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता था कि स्कूल में बच्चों के साथ में इंटरेक्ट करना, तो स्कूल में भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि बच्चे केवल किताबी ज्ञान या वहां तक लिमिटेड ना रहे, उसके अलावा उनको अलग अलग चीजों का एक्सपोजर देके उनका एक्स्ट्रा करिकुलर विकास करवाना, स्किलिंग में डेवलपमेंट कराना। जो अभी हमारा ट्रेडिशनल रूप से यहाँ आर्ट एंड कल्चर में इतना अच्छा हमारा होल्ड है, उसको कैसे हम बाजार के हिसाब से जो डिमांड चेंज हो रही है वहां पे हम अपने आर्टिस्ट को और जो ट्रेडिशनल रूप से काम करते हैं उनको लिंक कराएं। हेल्थ सर्विसेज हम अच्छी दें ताकि किसी भी हेल्थ सर्विसेज से खराब होने के कारण कोई भी जानहानि या मानहानि ना हो हमारा, उसके लिए हम प्रयास करें। तो इसके लिए बहुत ही स्पेसिफिक किए जा रहे हैं। हेल्थ के अंदर भी नए नए हमारे पास में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया है, हमारा यहाँ पर मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी चल रहा है। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ITI पॉलिटेक्निक और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से हम लोगों को स्किल डेवलपमेंट करा रहे हैं। और स्किल ना केवल ट्रेडिशनल सेक्टर्स में बल्कि जो हमारा इवॉल्विंग सेक्टर्स हैं, आज की डेट में देखिए आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग ब्लॉगिंग भी बड़ा अच्छा करियर अल्टरनेटिव निकल के आ रहा है, तो उसके अंदर भी लोगों को तैयार कराने के लिए, स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने के लिए, हमारे यूथ को एंगेज करें, तो वहां पर हम कोवर्किंग स्पेस वगैरह प्लान कर रहे हैं। यहाँ 500 सीटर का नालंदा लाइब्रेरी भी सैंक्शन हुआ है जिसका निर्माण जस्ट शुरू होने वाला है। तो बहुत सारा हर सेक्टर में शासन के द्वारा नई नई स्कीम्स और बस्तर संभाग और बस्तर जिले को विशेष प्राथमिकता देते हुए इतने सारे कार्य स्वीकृत किए जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है एक बहुत ही नहीं, काम तो स्वीकृत कर रहे हैं आप, पर पहले बस्तर में ये शिकायत रहती या दिक्कत रहती थी कि काम करने के लिए लोग नहीं मिलते थे। अभी क्या हालत है? सिफारिशें आने लगी? नहीं साहब, ये क्योंकि ज्यादातर जो काम है वो स्टेट लेवल से ये इनका टेंडर होता है और सारी प्रक्रिया वहां से होती है। और क्योंकि स्टेट लेवल पे हमारे पास अब जब वो एक नई छवि निकल के आ रही है बस्तर की, तो हमारे पास बहुत अच्छा कंपटीशन भी आ रहा है और बहुत अच्छे दर पे हमें अच्छी गुणवत्ता के साथ काम मिल जाएंगे, ये हमें पूरी उम्मीद है। नहीं, कंपटीशन तो ठीक है, वो सिफारिशों का है या काम का है? साहब ये क्योंकि राज्य लेवल पे डिसाइड होता है तो इसमें मैं ज्यादा इसके बारे में अवेयर नहीं हो पाऊंगा, बट मुझे लगता है कि जो भी हमें से कौन जना मानेगा कि कलेक्टर इतना असहाय होता है। कहते तो यही है कि इस देश में 3 ही लोगों का महत्व है, DM का, CM का और PM का। तो आकाश शिकारा जी हमको बहका क्यों रहे हैं? नहीं साहब, इसके अंदर देखिए जैसे क्योंकि शासन ने हर चीज के लिए पूरा प्रोसेस और प्रोसीजर मतलब लिट डाउन कर रखा है, उस प्रोसेस से बाहर होते हुए कोई भी आदमी नहीं जा सकता। SOR फिक्स्ड है, उसके हिसाब से किसी का चीज का टेक्निकल सैंक्शन लगता है, जो उनका लास्ट एक्सपीरियंस है, जो उनका टर्नओवर है और बाकी सब आधार पे वेंडर्स बिड करते हैं और जो भी रेट है और क्वालिटी है QC बेस के बेस पे सिलेक्शन होता है। तो एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया पूरी ले डाउन कर रखी है और उसमें किसी भी तरह के डिस्कशन को इन्वॉल्व करने का कोई सवाल नहीं। वो पारदर्शी प्रक्रिया पे तो जो हमारे साथ मंत्री वगैरह होंगे उनसे हम बात कर लेंगे, आपको उसमें नहीं उलझाते। पर इतना जरूर जानना चाहते हैं, आपने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात कही। पिछले कुछ समय से चर्चा है कि वो हॉस्पिटल आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर जा रहा है। उसके जो चार्जेस हैं, उसकी जो फीस है, वो आम आदमी के बूते से बाहर है। आपके संज्ञान में आया होगा ये विषय, उस पर कोई दिशा? जी, इसमें हमने राज्य स्तर पे बात भी करी है और राज्य स्तर के द्वारा क्लैरिफाई कर दिया गया है कि जो हमारे BPL और जो आयुष्मान कार्ड धारी हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो मेडिकल कॉलेज के बराबर रहेगी, OPD फीस, और सारे के सारे डायग्नोस्टिक्स और सब चीज आयुष्मान कार्ड पे लॉकिंग किया जाएगा। हमारे जो हितग्राही हैं उन पे कोई भी आर्थिक बोझ इसका नहीं पड़ेगा। और शुरू में लेकर कुछ एप्रीहेंशन हो सकते हैं कि लोगों में हो, लेकिन बस्तर जैसे क्षेत्र में एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुलना, 240 बेड का हॉस्पिटल जहां पे आपके पास यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोथोरेसिस
सर्जन है, ये सारी फैसिलिटीज वाला अगर इतनी कोई बड़ी फैसिलिटी खुल रही है तो शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत ट्रांजिशन दौर के अंदर लोगों को दिक्कतें या समस्याएं, थोड़ी क्लैरिफिकेशन कम रहे, बट मैं आपको उम्मीद मतलब विश्वास जताना चाहूंगा कि विद इन 3-4 मंथ्स पूरी चीजें सेटअप हो जाएंगी और बहुत ही एक बस्तर के लिए ये हॉस्पिटल जो है मील का पत्थर साबित होगा। और यहाँ के इलाज के लिए जो लोग बाहर रायपुर या विशाखापट्टनम या हैदराबाद जाते हैं तो उनको बहुत अच्छी अच्छी सर्जरीज यहीं पर ही अवेलेबल हो जाएंगी। अच्छा, ये बताइए अब आखिरी सवाल कि यहाँ पर जगदलपुर कलेक्टर के तौर पर काम करने का कितना समय मिलता है, या बस्तर के प्रोटोकॉल ऑफिसर के तौर पर बहुत समय गुजर जाता है? अभी क्योंकि शुरू में ज्वाइन करा था तो लगातार बैक टू बैक 2 कार्यक्रम आ गए थे, बट हाँ मतलब क्योंकि बस्तर इतना नेशनल लेवल पे हाईलाइट हो रखा है तो सभी लोगों से यहाँ पर सभी लोगों का एक क्यूरियोसिटी रहती है कि आके विटनेस करे कि कैसे जो चेंज, ये बदलाव ये स्थल इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, तो उसके कारण कुछ विजिट्स रहते हैं, बट एक बहुत ही अच्छा सुकून एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस वो भी रहता है। और साथ में साथ रूटीन काम करने के लिए हमारी खुद भी प्रायोरिटी है, उसके लिए भी हमने पूरी टीम की कार्य योजना बना के अपने टारगेट डिसाइड करके पूरा प्लानिंग कर लिया है। तो दोनों में एज बस्तर कलेक्टर भी एंड एज बस्तर प्रोटोकॉल ऑफिसर भी हम दोनों की ही जिम्मेदारियों को दोनों का ही आनंद ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुंदरराज जी, एक तकनीकी विषय पे आपसे बात करनी थी। इतना महत्वपूर्ण बताते हैं बस्तर को, सारी जगह के लिए जंक्शन पॉइंट जगदलपुर है, जीरम जैसे हादसे से ये अंचल गुजरा था, आज भी यहां पर नाइट लैंडिंग को लेकर विमानों के संदर्भ में विषय बना हुआ है। सब लोग बताते हैं कि बस्तर हमारी प्रायोरिटी में है, और आज भी नाइट लैंडिंग के संदर्भ में बस्तर कुछ अंधेरे में है। जी, अभी जैसा सिविल एविएशन का जो फ्लाइट का लैंडिंग के लिए नाइट लैंडिंग की फैसिलिटी फिलहाल तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस संदर्भ में जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा मीट आउट करने के लिए अभी प्रयास जारी है। लेकिन दूसरी ओर जैसा कोई इमरजेंसी जो फील्ड में जवान जो ऑपरेशन में है उनके लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हमारे पास इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर्स है उसके पास नाइट लैंडिंग की सुविधा, और इधर जबलपुर एयरपोर्ट में भी हेलीकॉप्टर्स के लिए नाइट लैंडिंग अभी उपलब्ध है। लेकिन सिर्फ सिविल एविएशन के लिए नाइट लैंडिंग फैसिलिटी अभी वर्तमान की परिस्थिति में अवेलेबल नहीं, लेकिन ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट को मीट आउट करने के लिए लगातार प्रयास जारी है। लेकिन आप का अनुभव नहीं रहा कि ये एक जरूरत इस अंचल की रही जो अभी तक पूरी नहीं हुई है? जी प्लीज। इस अंचल की जरूरत है ये जो अभी तक पूरी नहीं हुई, इसमें दिक्कत क्या रही है? क्योंकि आपने इस संदर्भ में खतों किताबत तो की होगी, सबसे ज्यादा जरूरत तो आपको ही महसूस हुई होगी। जब जवान गोली खाता होगा तब आपको लगा होगा कि यहां पर फैसिलिटी होनी चाहिए। जी, जैसा मैंने पूर्व में बताए थे, अभी हेलीकॉप्टर्स जो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स है उनके नाइट लैंडिंग वर्तमान में भी अवेलेबल है। हमारा पास अधिकतम इंटीरियर एरिया में भी जो नाइट लैंडिंग हेलीपैड्स है, साथ साथ जबलपुर एयरपोर्ट भी नाइट लैंडिंग हेलीकॉप्टर के लिए अवेलेबल है। सिर्फ जो सिविल एविएशन को जो फिक्स्ड विंग जो फ्लाइट्स है उसके लिए नाइट लैंडिंग का जो स्पेसिफिकेशन होना चाहिए उसका जो परिवर्तन करने की आवश्यकता, उसका काफी कुछ और लैंड रिक्वायरमेंट भी है। उसी संदर्भ में स्थानीय प्रशासन और शासन लेवल पर इस संदर्भ में आपके पास कोई जानकारी आकाश जी? जी, जैसे सर ने बताया कि हमारे इमरजेंसी के लिए जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए तो है, और बाकी रूटीन का जो हमारे प्लेन्स टेक ऑफ और लैंड करते हैं उनके लिए सिविल एविएशन से हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, और उनके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उनका जो रनवे से संबंधित है और बाकी चीजों से संबंधित है, उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, बट उसके अंदर मुझे बहुत ही उम्मीद है कि जल्दी ही पॉजिटिव हमारे पास में आउटकम आएगा। 2013 में जीरम हादसा हुआ था, उस समय पर इस खामी को बड़ी शिद्दत से महसूस किया गया था कि हमारे पास लाइट लैंडिंग की व्यवस्था नहीं है। हमने इतनी तेज गति से काम किया कि 2026 में भी हमारे पास में नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है। क्या ये विचार का विषय नहीं होना चाहिए? ये जगदलपुर वासियों के जहन में सवाल रहता होगा, इसका उत्तर आने वाले सत्र में हम खोजने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुंदरराज जी का मानना है कि 31 मार्च 2026 के संदर्भ में जो संकल्प केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जाहिर किया गया है वह पूर्णता को प्राप्त करेगा। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां सुंदरराज जी के इस भरोसे के संदर्भ में। और आकाश शिकारा जी का कहना है कि चूंकि इलाका नक्सल मुक्त हो रहा है तो अब विकास के संदर्भ में जो गति एक लंबे अरसे से थमी हुई थी उसको नई ऊर्जा के साथ रफ्तार देने की कोशिश प्रशासन जन सहयोग के साथ करेगा। वो भरोसा जता रहे हैं, आने वाले समय में परखेंगे कि उनका भरोसा वस्तुतः कितना कायम रह पाया। पर आप दोनों महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस सत्र का हिस्सा बनने के लिए। आगे की कार्रवाई के लिए सोनल जी, और चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां आकाश शिकारा जी और सुंदरराज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।